सुशील मोदी की मौत पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने ऐसा क्या कहा जिस पर बिहार में बवाल मच गया, सनसनी मच गई है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आईपी गुप्ता जो कि नई पार्टी लेके आए हैं, 140 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं, वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये समझेंगे। साथ ही रक्सौल में आज आरजेडी की मीटिंग में खूब मार पिटाई हुई है, बवाल हुआ है, उसके पीछे की क्या कहानी है इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी और मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो बात करते हैं सुशील मोदी के बारे में जो अश्विनी चौबे ने कहा है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी समीकरण में फिट नहीं थे, बड़े नेताओं की पीड़ा से वो दुखी थे, इस वजह से बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये अगर देखा जाए, और इस तरह की बातें मुझे लगता है लोगों के मन में चलती भी रही होंगी, और ये अब इतने बड़े नेता की तरफ से निकल कर सामने आया है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा आरोप है। देखिए, इसका दोनों पहलू है, इस बात को हमें समझना होगा। और इसका दोनों पहलू इसलिए है, दोनों तरफ की बात इसलिए मैं बताना चाहूंगा। दरअसल ये अश्विनी चौबे अभी तक तो चुप थे, और आप ये देख लीजिए तो 24 में इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन 24 से पहले तो इन्हें मंत्री बनाया गया था। ये मंत्री तो थे ही। तो सवाल यह है कि मंत्री थे, इन्होंने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन इनका दर्द बाहर आया, और दर्द बाहर आया तो अब ये पार्टी में बड़ी चर्चा है इस बात की कि जो अश्विनी चौबे ने कहा वो कितना सही और कितना गलत है। देखिए सौरभ, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा का चेहरा, और चेहरा बदला है तो चरित्र भी बदला है, और चरित्र बदला है तो आप कहिए चाल चलन भी बदला है। दरअसल भाजपा में ऐसा होता नहीं था कि बाहर से कोई आकर के सीधा नेतृत्व संभाल ले। कहा तो यहां तक जाता था कि आप पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं हो सकते, आप मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं हो सकते, लेकिन ये सब हो रहा है ना क्योंकि पार्टी को अपना जनाधार बड़ा करना है, पार्टी को सत्ता में बने रहना है, तो इसके लिए पार्टी अपने उसूलों से तो हट रही है। ये जो अश्विनी चौबे का दर्द बाहर आया है उसके पीछे कहानी भी तो है, और वो कहानी जो वो खुद बयां करते हैं कि सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा में उनको बुलाया नहीं गया। अब समझिए, अश्विनी चौबे जो बिहार में अगर पार्टी को एस्टैब्लिश करने वालों में कुछ लोगों का नाम आएगा तो उसमें अश्विनी चौबे का भी नाम आएगा। कम से कम सेकंड लाइन के लीडरशिप में तो आएगा ही। पहले लाइन में कैलाशपति मिश्रा होंगे, या और भी बहुत, ताराकांत झा होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी में तो ये होंगे ही होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अब पार्टी में कौन चेहरा दिखता है। आप उस बात को देखिए तो अब पार्टी में दिखते हैं सबसे बड़े नेता, बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं जो हकीकत है। सबसे बड़े नेता अभी बीजेपी में कौन है, तो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी पहले कहां थे, तो आरजेडी में थे। आरजेडी से सम्राट बीजेपी में आते हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। इस बात को आप समझिए। दिलीप जायसवाल कहां थे, दिलीप जायसवाल कांग्रेस में थे। कांग्रेस से दिलीप जायसवाल बीजेपी में आते हैं और बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते हैं। सवाल यह उठता है कि जब ऐसे लोगों को पार्टी प्रमोट करने लगती है और उसका जमीनी नेता और कार्यकर्ता को लगता है कि हमने अपने खून पसीना से पार्टी को सींचा, पार्टी को बड़ा किया, पार्टी को यहां तक पहुंचाया, और अब हमें छोड़िए मंत्री पद तो दूर, लेकिन अगर हमें सम्मान भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और इसलिए अश्विनी चौबे का ये दर्द बाहर आया। पर दूसरा पक्ष ये भी है कि अश्विनी चौबे इससे पहले तक तो मंत्री थे ना, अश्विनी चौबे ही हमेशा मंत्री बने रहेंगे ये भी संभव नहीं है। तो चलिए, मंत्री नहीं थे, एमपी नहीं है, लेकिन अश्विनी चौबे को श्रद्धांजलि सभा में तो बुलाया जाना चाहिए। अब श्रद्धांजलि सभा में अश्विनी चौबे जो बात कह रहे हैं वो बड़ी मार्मिक बात है। वो मार्मिक बात इस तरीके से है कि जो लोग उनका पैर पकड़ के रोया करते थे, वो सुशील मोदी के जिंदा रहते हुए उनके साथ कैसा व्यवहार किया। और सुशील मोदी को वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये कुशवाहा, कुर्मी या मुस्लिम यादव
मतलब यादव समाज से, कुर्मी से, कुशवाहा जाति से नहीं आते थे, इसीलिए ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया, और जब खारिज कर दिया तो पार्टी ने उनको एक राज्यसभा का सदस्य बनाकर छोड़ दिया। और पार्टी ने जब राज्यसभा का सदस्य बना करके छोड़ दिया तो उतने बड़े नेता यूं ही भटकते रहे। अब देखिए, एक दूसरा नाम शाहनवाज हुसैन का भी है। शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मंत्री थे भाई। अब शाहनवाज हुसैन का दर्द बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन कभी तो निकलेगा ही ना, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं वो किसी पद पर नहीं है। एक मुस्लिम चेहरा जिनको कहीं किसी पद पर नहीं देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सीनियर लीडर को अगर आप तिरस्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज तो उठेगी। कार्यकर्ताओं को तो लगेगा कि भाई ये सारे लीडर जिनकी वजह से हमारी पार्टी बिहार में जगह बनाने लगी और अब वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो काडर बेस पार्टी जिसका संरचना इस आधार का होता है, और वहां पर अगर नेता इस तरीके से तिरस्कृत होते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए जान दिया, पार्टी के लिए बलिदान दिया, पार्टी को सींचा, अपने खून पसीने से सींच करके बड़ा किया, और वो अगर तिरस्कृत हो रहा है तो इस तरह की आवाज़ तो उठेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आवाज़ उन लोगों की है जिन्होंने पार्टी में शुरुआती समय से बहुत काम किया। अब उनको लगता है कि नए नए लोग जो दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आए हैं और उन्हें सारी ताकत दे दी गई है, और जो इसके ओरिजिनल कैडर हैं जो इसके लिए काम करते रहे हैं वो दरकिनार होते जा रहे हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी कभी कहा करती थी पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन इसी बीजेपी की सरकार एक वोट से चली गई थी। अब वो बीजेपी है नहीं, अब तो वो बीजेपी है जहां इसकी सरकार नहीं होती वहां भी सरकार बना लेती है। तो ये जो अंतर है उसको आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। इसलिए असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या फिर बिहार में सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, भले ही दूसरे दल से आए हों, लेकिन इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलती है, तो पार्टी ने इनको अपने खेमे में रखा है और इसलिए इनकी चलती है, इनकी तूती बोलती है। और जो पुराने नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो साइडलाइन फील करते हैं और इसलिए उनका दर्द बाहर आता है। बिल्कुल। इस पे कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, अभी कुछ इस तरह की बात कही जा रही है, तो कहा जा रहा है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस तरह की बात होगी, लेकिन क्या वाकई कार्रवाई होगी या इस बात को दबा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुशील मोदी ने, माफ करिएगा, अश्विनी चौबे ने एक बात बहुत जोरदार तरीके से कहा है कि कोई मेरा कोई मेरा पद ले सकता है, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आजीवन रहूंगा, ये तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेरी जो निष्ठा है वो पार्टी के प्रति है और वो कभी छीनी नहीं जा सकती। तो यही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि दरअसल ये पार्टी के भीतर उन लोगों का दर्द है जिनको लगता है कि नए लोगों को बाहर से लाया गया, उन्हें इतना ताकतवर बना दिया गया, और जो पुराने लोग हैं दरकिनार हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी सुशील मोदी की श्रद्धांजलि सभा करती है और उसमें भी उनको बुलाती नहीं है। तो इसका साफ मतलब है कि कैसे बीजेपी में वो दरकिनार हुए हैं, कैसे बीजेपी उनको बेइज्जत करने लगी है, और इसीलिए उनका दर्द इस तरीके से भी बाहर आ रहा है कि अरे भाई, जब सुशील मोदी ही दरकिनार कर दिए गए थे अपने अंतिम समय में, और वो बीमार भी इसी वजह से पड़े, जो लोग उनका पैर पकड़ के रोते थे वो उनको नेग्लेक्ट करने लगे और उनके लिए बहुत कुछ बोलने लगे। तो देखिए सौरभ, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब सुशील मोदी दिवंगत नेता हो चुके हैं। ये सच बात है कि सुशील मोदी फाइटर थे, बहुत समझदार नेता माने जाते थे, बड़े ऑर्गेनाइज थे, एबीवीपी से आते थे और उनकी एक राजनीतिक हैसियत भी थी, फाइटर के रूप में जाने जाते थे। पर सुशील मोदी ने भी कई ऐसे नेताओं को दरकिनार किया, साइड लाइन किया, जो कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया था। तो पर यह है कि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके बारे में इस तरह की बात की नहीं जा सकती, लेकिन पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है और पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। बिल्कुल। आप देखिए वाजपेयी का समय था, सिकंदर वक्त साइड लाइन हो गए,
मध्य प्रदेश से इकलौते ऐसे मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम चेहरा थे। और सिकंदर बख्त जब साइड लाइन हुए थे तो उनका दर्द कैसे बाहर आया था। एक और मुस्लिम नेता थे जो साइड लाइन हो गए थे और उन्होंने क्या कहा था बीजेपी को लेकर के, ये भी सोचने और अभी भी समझने एक वाली लंबी बात लिस्ट है साइडलाइन नेताओं की बीजेपी में। वो तो एक लंबी चर्चा है जो की जा सकती है, मगर फिलहाल बिहार के एक बड़े नेता अश्विनी चौबे जो पिछली सरकार में मंत्री थे, फिलहाल साइडलाइन है और उनका एक बयान आया है जिसकी चर्चा बिहार में हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। आईपी गुप्ता 140 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, अभी हम प्रशांत किशोर के बारे में बात करते ही रहते हैं, वो लगातार घूम रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं, एग्रेसिव दिख रहे हैं। अब इस तरह की जो नई पार्टियां बन रही हैं वो कितना प्रभाव डालने वाली है बिहार पर? खासतौर पर ये सवाल रहेगा लोगों के मन में कि नुकसान किसका करेंगे, क्योंकि जीत तो कह नहीं सकते कि सरकार बना लेंगी। देखिए, ये जिस समाज से आते हैं, दरअसल जो पान का कारोबार करते हैं उसी समाज से आईपी गुप्ता आते हैं। और कहा यह जा रहा है कि आज तक इस समाज से कोई नेता नहीं बना है। तो आईपी गुप्ता बाहर आए हैं तो वो अपने समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। है कौन ये आईपी गुप्ता, थोड़ा उनके बारे में मैं बताइए। वही बताऊं आपको। तो अपने समाज को संगठित करके एक बार इन्होंने गांधी मैदान में रैली की और इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच गए कि पॉलिटिकल लोग उनकी चर्चा करने लगे कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन, इसके पीछे इतने लोग खड़े कैसे हो गए। तो समझिए कि जिस जाति को ये अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, अगर जहां तक मेरी जानकारी है तो मैं समझता हूं कि ये एनडीए के वोटर्स हैं। और अगर आईपी गुप्ता इनको अलग लेकर के चुनावी मैदान में उतरते हैं, दरअसल इनकी पहली मंशा तो ये होगी कि मैं अपनी ताकत दिखा रहा हूं और कोई भी पार्टी मुझे अपने साथ जोड़े, पर कोई पार्टी इनको अपने साथ जोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी पार्टी अब हर जात में बड़ा नेता तैयार करना नहीं चाहती है। दरअसल उसकी पार्टी में ही इतना ज़्यादा सिर फुटौल शुरू हो जाता है कि उसको दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब पार्टी को लगता है कि हर जाति का अपना एस्पिरेशन है कि मेरी जाति का बड़ा नेता होना चाहिए। तो मेरी जाति का बड़ा नेता होना चाहिए, तो इस चक्कर में तो हर जाति के अगर बड़े नेता होने लगे तो मुख्यमंत्री तो एक ही होगा ना, प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही होगा, तो सबको कैसे शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए अब कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनके नेता कहते हैं कि मेरे पास इतने % लोगों का वोट है और मैं इतने % लोगों के वोट की वजह से आपको जिता या हरा सकता हूं। तो सवाल है कि आईपी गुप्ता भी उसी का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। गांधी मैदान में उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है और सबसे बड़ी बात है कि 140 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो 140 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब है कि एबीसी वोट में ये डेंट मारेंगे और एबीसी वोट में डेंट मारेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसका नुकसान किसको होगा। पर बीजेपी भी उनको तवज्जो देती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, जेडीयू भी तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है और आरजेडी तो दे ही नहीं रही। इसलिए आईपी गुप्ता अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने 140 विधानसभा में अपने उम्मीदवार को खड़े करने की बात कह दी है। बिल्कुल, तो ऐसे पार्टियां आती रहेंगी। अब देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही कि असली जो लिटमस टेस्ट है वो तो जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तब समझ में आएगा कि कितना पानी में है। भीड़ जुटाना अलग विषय है। रक्सौल की बात कर लेते हैं। आरजेडी की मीटिंग थी, बड़ी वहाँ सुन रहे हैं सिर फटौल हो गई, मारपिटाई हो गई, क्या मामला है? देखिए, रक्सौल में हुआ क्या, एक्चुअली क्या है कि आरजेडी की 24 टीमें अभी पूरे बिहार का दौरा कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जमीनी हकीकत समझने का प्रयास कर रही है, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रही है। तो हर टीम के पास जिम्मेदारी है कि तकरीबन 10 विधानसभा में आप 10 विधानसभा में आप जाइए, लोगों से मिलिए और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए। तो ये आरजेडी की टोली निकली हुई है और रक्सौल में उदय नारायण चौधरी मौजूद थे, इसराइल मसूरी वो मौजूद थे, तो मुस्लिम नेता मौजूद थे, उदय नारायण चौधरी भी बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। तो हुआ क्या कि एक जायसवाल हैं जो इन दिनों बड़े आरजेडी में एक्टिव हैं और
तेजस्वी यादव और संजय यादव का नाम खूब लेते हैं। दूसरे वहां के लीडर हैं, लोकल लीडर बाबूराम यादव। बाबूराम यादव ने जायसवाल से पूछा कि अरे भाई, आप इस संगठन की मीटिंग में आए हैं और आप रहने वाले ढाका के हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ढाका मतलब मोतिहारी में एक जगह। मैंने कहा वो क्लियर कर दीजिए, पता लगा बहुत लोग सोचे तो मोतिहारी में एक जगह है, तो आप यहाँ क्यों आए? क्या आपके पास चिट्ठी है? आरजेडी के उस शीर्ष नेतृत्व से आपको चिट्ठी मिली है? और इस पे बात बिगड़ गई। अब देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सौरभ, जो कि समझना बहुत जरूरी है। आरजेडी में अगर कोई दूसरी बिरादरी का व्यक्ति तेजस्वी यादव और संजय यादव के नाम से डराने का प्रयास करेगा किसी यादव नेता को, तो वो यादव नेता डरेगा नहीं। ये माइंडसेट समझना होगा, क्योंकि आरजेडी में जो बड़ी संख्या है यादवों की, उसको लगता है ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है और इसमें किसी और जाति का कैसे चल सकता है। तो दरअसल बाबूराम यादव इसी बात पे नाराज हो गए। उनको था जायसवाल साहब को कि मैं तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव और संजय यादव को जानता हूं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं संगठन की मीटिंग में आया हूं। तो उदय नारायण चौधरी, मसूरी, ये सारे बड़े नेता बैठे रह गए जो कि गए थे कार्यकर्ताओं से मिलने, और उनके सामने ही खूब मार पिटाई, लड़ाई शुरू हो गई। और कुर्सी की लड़ाई इस कदर आबी हो गई कि बाबूराम यादव के लोगों ने इनको खूब पीटा और इनके लोगों ने भी खूब रिएक्ट करने का प्रयास किया। तो वो जो मीटिंग हुई वो सार्वजनिक हो गई, फोटो खींच लिया गया, वीडियो मार्केट में आ गया, चर्चा हो गई। और चर्चा हुई तो इसी बात के लिए हुई कि भाई, आप जायसवाल जी, आप यहाँ कैसे आ गए? तो इसलिए उस मीटिंग में मार पिटाई, और उदय नारायण चौधरी सरीखे नेता चुपचाप बैठ करके मूक दर्शक बने रहे। तो कितनी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और दरअसल ये कोई आरजेडी में ही नहीं होता, हर पार्टी की यही स्थिति है। जहां भी अपने ऊपर उनको लगता है कि हमारी कुर्सी पर खतरा है, वो तुरंत लड़ने, भिड़ने, मारने, पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं, और बड़े नेता चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। बिल्कुल। अब चुनाव करीब है तो उस तरह के नज़ारे आने की संभावना तो रहती है, पर ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लगता है। बाकी बिहार है और बिहार की राजनीति है, और लगातार इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम घटते रहते हैं और आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आपका जो अश्विनी चौबे का बयान है उस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।